वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आपके साथ हूँ भुवनेश्वर माथुर ESL प्लेटफॉर्म से। आइए आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी चैप्टर एग्रीकल्चर कृषि पर डिस्कशन करते हैं। क्या कहा जा रहा है? कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। यानी इससे दो चीज़ क्लियर हो गई कि एक तो हम बहुत अति प्राचीन काल से इसको अर्थ के रूप में यानी आमदनी का जरिए के रूप में एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानकर करते आ रहे हैं। देखा जाए तो हमारे जीवन का दर्शन है, वे ऑफ लाइफ है कृषि। आज की तारीख में भी 57% आबादी भारत की कृषि में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगी हुई है। तो ये हमारे क्या है कि कृषि प्रधान देश कहना आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये कोई नई बात नहीं होगी। हमने कई बदलाव देखे कृषि में। आज हम उस लेवल पर हैं कि ये हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम काम में ले रहे हैं। आइए देखते हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा हो जाए। ओके, पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे तीज त्योहार फेस्टिवल्स भी फसल के हिसाब से हमने एडजस्ट किए हुए हैं। आप देख लीजिए, होली या दिवाली, राजस्थान में जैसे आखा तीज है तो उन दिनों कोई एग्रीकल्चरल ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, गर्मियों में आता है वो। मेरे को ऐसा याद पड़ता है कि मई या जून में आखा तीज आती है, अक्षय तृतीया भी कहते हैं आजकल उसको। तो हमने इस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना रखा है। फसल जब कटने को, पकने को तैयार हो, होली, और जब बोई जा रही है तो दिवाली। तो हमारा सामाजिक ताना बाना भी कृषि का इसी तरह से निर्धारित है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं, बहुत सारे हैं जो हम अभी इसमें देखेंगे। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में कई तरह के कृषि तंत्र अपनाए गए, बहुत तरह के हैं। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी चेंज हुई और हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी साइंस और टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में उतारा है। चाहे वो मामला चाय की पत्ती का हो, कॉफ़ी का हो, मसालों का हो। बहुत सी हमारे संस्थाएं आज़ादी के बाद आए हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह के बहुत सारे आए, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। लेट अस सी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहूँगा कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और व्यक्तिगत रूप से आपको बताना चाहूँगा कि आर्थिक ही नहीं, ये जीवन दर्शन है। क्योंकि खेती को या मिट्टी को हम लोग अपनी धरती माता के नाम से आज भी बुलाते हैं, बुलाते रहेंगे, है कि नहीं? तो ये हमारा जीवन का दर्शन है। खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, गाय भैंस पालना और इस तरह के जानवरों को डोमेस्टिकेट करना, उनका लालन पालन करना, ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा था। कृषि क्षेत्रों में अभी भी है और आगे भी रहेगा, हम इससे जुड़े रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये जीवन दर्शन है, फिलॉसफी है भाई। आज भी आप देखिए कि 57% जनता, आबादी, पॉपुलेशन हमारी कृषि पर निर्भर है। डायरेक्टली इनडायरेक्ट डेयरी भी आ गई उसमें, फिश कल्चर भी आ गया, बी कीपिंग में यानी मधुमक्खी पालन भी आ गया, शीप एंड गोट भी आ गए। तो इनसे मिलते जुलते सारे प्रोडक्ट कृषि में ही काउंट किए जाएंगे, पोल्ट्री फार्मिंग भी। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको उस नजरिए से देखिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब देखिए भाई, जीवन यापन को कुछ तो काम करना पड़ेगा। फिर मैं इसमें एक बात और बता देता हूं, क्योंकि आप 10th क्लास में, BSc एग्रीकल्चर और MSc एग्रीकल्चर का स्कोप भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए फायदे के लिए
एज अ सब्जेक्ट भी आप BSc एग्रीकल्चर, CULTURE, BSc एग्रीकल्चर, और इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है MSc। आप पता कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें कैरियर है। तो कृषि प्रधान देश भारत है। ये 2 कोर्सेज आप चूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता रहूंगा। चलिए, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका, कि मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन यापन हो जाए, मेरे परिवार को मैं 2 वक्त की रोटी खिला पाऊं, केवल मेरे परिवार तक ही सीमित होगी। प्रारंभिक है, इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर बेस है, और पुराने औजार, आदिम कृषि औजारों, लकड़ी के हल, डाव, इनसे खुदाई करने वाली छड़ी, परिवार अथवा समुदाय, मतलब घर की वो लग गई लेबर, और बाहर का कुछ भी नहीं आया। इस तरह से ये की जाती है। बहुत ही साधन नहीं है, घर के ही साधन है, घर के ही लोग हैं। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्ता पर, यानी मतलब हो गया इसका सीधा सीधा, जो कुछ भी साधन अवेलेबल है, आपकी मिट्टी उपजाऊ है, सींचने को थोड़ा बहुत जल की अगर व्यवस्था है, बीजों की व्यवस्था है, अगर पिछले साल की फसल से कुछ बचा हुआ है वो बो दिए, तो उसी से जो उत्पादन होना है मेरे घर के लायक, मेरे परिवार के लायक हो जाएगा। घर की लेबर लग गई, घर में जितने भी भाई बहन सब काम पर लग गए, आप ये मान लीजिए बस हमारे लायक हो जाए, इतना भर हो जाए, हम संतुष्ट हैं। पर्यावरणीय परिस्थिति, बारिश अपने हाथ में नहीं, जो भी होगी जैसी भी होगी हो जाएगी। ओके, देन यह कर्तन दहन प्रणाली यानी सिलेक्शन बर्न, यानी आइए जंगल काटिए, घास फूस काटिए, साफ कीजिए और जला दीजिए, और जल जाएगा वो भी राख बन जाएगा, बारिश आएगी, बीज बो देंगे, फसल हो जाएगी। वेरी सिंपल। किसान जमीन के टुकड़े साफ करते हैं, इसमें परिवार के भरण पोषण की उनको बस होप होती है। अनाज व खाद्य फसलें उगाते हैं। क्या उगाएंगे? अनाज, खाद्य फसलें। तो उनको इतना ही इसमें चाहिए, और वो कर भी लेते हैं, परिवार के लायक हो भी जाता है उत्पादन। हमें इतना ही पता करना है। देन आगे देखते हैं, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कि धीरे धीरे जैसे एक जगह रहे 4-5 साल, 7-8 फसलें हो गई, अब वो क्या है कि मिट्टी की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, आप जानते हैं, तो उससे और आगे बढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे, और दूसरी जगह आसपास की देखेंगे या थोड़ा दूर की दूसरा टुकड़ा इसी विधि से साफ करेंगे। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से क्या होगा? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। जितने हमने दूसरी जगह पे खेतीबाड़ी का काम किया, जिसको हम छोड़ के आए थे, वापस 4-5 साल में वो फर्टिलिटी, उर्वरकता, उत्पादकता दोनों उसकी बढ़ जाएगी। समय समय पे बारिश हो जाएगी, प्राकृतिक फर्टिलाइजर आसपास के जो मिल रहे हैं मिल जाएंगे, ठीक है, इतना भर हो जाएगा। फिर दूसरा एरिया पे चले जाएंगे, ऐसे जलाएंगे, काटेंगे, वापस राख होगी, बीज बोएंगे, बारिश होगी, फसल काटेंगे। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते इसमें, तो इसमें क्या है, उत्पादकता कम होगी। सिलेक्शन बर्न में उत्पादकता से इनका इतना विचार है भी नहीं। इनका क्या, परिवार का भरण पोषण का ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट लेके चल रहे हैं दिमाग के पीछे, सिर्फ इतना भर है, परिवार के लायक हो जाए। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जानते हैं। अलग अलग जगह के लोकल लैंग्वेज में नाम आएंगे और हमारे काम के। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसे झूम, क्या कहते हैं, झूम खेती। मणिपुर में पामलू,
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। तो ये लोकल लैंग्वेज में इनके नाम दिए गए हैं। जैसे राजस्थान में कहते हैं यहाँ की भाषा में बालरे, बालना मतलब जला दे, परी बाल जला दो, बालरे हो गया नाम, वालरे, कुछ लोग वालरे बोलते हैं। तो ये लोकल भाषा में नाम आपकी बुक में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मामला आ गया गहन जीविका कृषि। ये कहाँ होती है? जहाँ पे जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? उनको खाना खिलाना है, तो ज्यादा उत्पादन करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें क्या होगा? श्रम गहन खेती है, मतलब लेबर ज्यादा लगेगी इसमें, क्योंकि आपको उत्पादन ज्यादा करना है। अब क्या किया जाएगा? जैव रासायनिक सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, यानी आप कहीं ना कहीं से ट्यूबवेल जैसी चीज का अरेंजमेंट करेंगे। केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स अब सब आ जाएंगे, चाहे वो गोबर की खाद हो वो भी दी जाएगी, रासायनिक है तो वो भी काम में ली जाएगी, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट उत्पादन का बदल चुका है। अब ज्यादा उत्पादन प्रति हेक्टेयर चाहिए, इतनी हमको जागृति आ गई है, हमें अब उत्पादन और ज्यादा 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 चाहिए। क्या हम भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? मुझे तो एक नाम याद है, लेकिन आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है, और फिर क्या करता है? किसान वैकल्पिक रोजगार नहीं होने की वजह से सीमित भूमि से अधिकतम प्रोडक्टिविटी लेना चाहता है। इस पे क्या होता है? अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। इस सिस्टम में, गहन आजीविका में मेन ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, इस पर बात कर लेते हैं। मेन ऑब्जेक्ट हो गया हमारा टू इम्प्रूव, इम्प्रूव से भी अच्छा शब्द है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ाना, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा लाभ। ऐसे सोचिए कि क्या चाहते हैं इस विधि में, है ना? हम इसकी बात कर रहे हैं, और क्या क्या करना पड़ेगा? अब केमिकल्स जहां जरूरत है, फर्टिलाइजर जहां भी आपको आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि आपका एक मोटा ऑब्जेक्ट अब इसमें क्या है? टू इंक्रीज मोर एंड मोर प्रोडक्शन, बढ़ाना चाहता है किसान। इरिगेशन, IRRIGATION, गहन जीविका कृषि में ये ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करेगा। इसमें लेबर की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन बढ़ाना है आज के युग में, तो आपको केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, गुड क्वालिटी सीड यानी हाई यील्ड वैरायटी सीड भी लाने पड़ेंगे। हाई YIELD यील्ड वैरायटी। भाई हम पिछले साल के रखे हुए गेहूं पर भरोसा ना करें, हाई यील्ड वैरायटी बीज लें, उसको काम में लें, उससे अच्छा उत्पादन होगा, फसल जल्दी पकेगी, कीड़ों से भी सामना कर पाएगी, कीट पतंगों से। टिड्डी दल आपने नाम सुना होगा, उससे बचत होगी, तो हमारा उत्पादन नंबर 1। मैंने मोटी एरो बनाई है, देखिए क्यों बनाते हैं ये, ताकि आपको याद रहे, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। उद्देश्य हमारा गहन जीविका कृषि में उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण भाग में केले की रोपण इस तरह से केले को लगाया जाता है, एक बार लगा दिया चलता रहता है। केला वैसे रिटेल में भी बहुत सस्ते दामों पे साल भर मिलता रहता है,
फसल बहुत सारी आती है ना। तो फायदा क्या है, एक बार लगा दिया, बस आपको इसकी केयर करनी है। फ्रूट्स का मार्केट आप जानते हैं डेवलप हो ही रहा है, एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर जाता है, तो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज भी मिलती है इससे। अब आ गए हम कॉमर्शियल, यानी पूरा अब की बार तो वाणिज्य की बात होगी, कॉमर्शियल। जहां कॉमर्शियल एंगल आ गया वहां सारी बात बदल जाएगी। देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य का मतलब क्या है, कुछ लोग आप में से नेक्स्ट ईयर कॉमर्स भी लेंगे, है ना, तो वही बात आपको अप्लाई करनी है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। अब की बार जो है, जो फसल है, वो जो भी प्रोड्यूस है, हमारा किसान भाई उसको फॉर सेल उत्पादन करना चाहता है। अब की बार उसका बिजनेस का ऑब्जेक्ट है। इस तरह की खेती में वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, जितना हो सकता है पर हेक्टेयर बढ़ाया जाए और उसको सेल किया जाए। अपने घर के लायक तो हो ही जाएगा। ओके, तो मुख्य लक्षण हमने क्या क्या देखे हैं, यहाँ क्या क्या सोच है। आधुनिक निवेशों की तरह है, पैसा लगाता है किसान, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक, और ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, विनोवर, ये सब तो फिर करना ही पड़ेगा। सिंचाई के लिए पानी, है ना, ये सब तो अरेंजमेंट करने ही पड़ेंगे। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है, ये डिपेंड करता है ना, ऐसा नहीं कि सब जगह एक सा है। तो ये निर्भर करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा पंजाब में चावल यानी राइस एक कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आता है। हरियाणा पंजाब का चावल इट इज़ फॉर सेल, वो बेचेंगे, बाजार में आके सेल करेंगे। लेकिन अगर आप उड़ीसा को देखें तो यहाँ पे एक जीविका फसल है, यहाँ पर इस पर चावल पर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है कि भाई आपके घर के यूज़ के लिए भी बच जाए और आप मार्केट में सेल भी कर सकें। तो ये काम यहाँ अच्छी तरह किया जा सकता है। तो हमें ये बात समझनी, फॉर सेल, फॉर पर्सनल यूज़, ये दो चीज़ अलग अलग हो गई। लेकिन फॉर सेल कॉमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत आपको ये सब चीज़ें चाहिए। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल और दूसरे में जीविका फसल? बहुत सारे उदाहरण हैं, इस चैप्टर के बाद आप खुद देने लग जाएंगे। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, प्लांटेशन। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। कैसे? रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच इंटरफेस है, एक मिलन है। रोपण कृषि व्यापक, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाएगी और इससे जो भी प्राप्ति होगी वो उत्पादन उद्योग, भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। एक बार लगा दी, बहुत 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 कई वर्षों तक ये चलता रहेगा। जैसे चाय की पत्ती है, कॉफी है साउथ इंडिया में, है ना, रबर है साउथ में, गन्ना हमारे यूपी, महाराष्ट्र, बहुत जगह होता है, बिहार, केला साउथ में बहुत होता है। दक्षिण भारत है मेरा मतलब, नॉर्थ साउथ से मतलब मेरा दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ मैं। महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, एक बार लगा दी, आपको बस इनका ध्यान रखना है। जैसे चाय की पत्ती के 4-5 फीट तक के हैज होती है, जैसा आपने हैज देखी होगी, तो उसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं ऐसे, पीछे आपने फिल्मों में देखा होगा, इकट्ठा करती रहती हैं ज़्यादातर महिलाएं। तो महिलाओं के क्या है कि वो इकट्ठा करने का उनको बहुत अच्छा आइडिया होता है, ऐसे करते हैं, फिर पीछे बास्केट में वो रखती रहती हैं। असम और नॉर्थ बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। असम टी गार्डन बहुत फेमस है, कर्नाटक की कॉफ़ी बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट होती है। चूंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की अभी तो हमारे भारतवर्ष में कहीं कोई मुझे तो कमी नज़र नहीं आती।
कनेक्टिविटी आज बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है एवरीवेयर, प्लांटेशन जहाँ है, अब तो सीधे फार्म से ही किसान भाई अपना प्रोडक्ट पूरे संसार में कहीं पर भी ऑर्डर लेके भेज सकते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण देखे होंगे आपने इन दिनों। तो अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहीं से भी वो ऑर्डर लेके ऑनलाइन पेमेंट पा सकते हैं, अपना गुड्स वहां भेज सकते हैं। ऐसे बहुत केस हुए हैं अभी। इस तरह से ये बहुत अच्छा एक आमदनी का जरिया निकल कर आया। परिवहन संचार आप खुद देख लीजिए, वेरी वेल कनेक्टिविटी है, रोड से, ट्रेन से, बाय एयर भी आप सामान भेज सकते हैं, है ना। तो आजकल ये वाली बात तो खत्म हो गई है। देन कम्स उत्तर पूर्व में बांस की कृषि। बांस घास के परिवार से है, सबसे लंबी घास है बांस और बहुत यूजफुल है ये, इसकी भी अभी बहुत डिमांड है। तो हमने जो बातें की, बेसिकली अगर हम देखते हैं कि इंडिया क्या है, हमें जो समझना है हमारे एग्जाम के हिसाब से, एग्रीकल्चरल कंट्री है। आप ये नहीं समझे कि मैं इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं कहूंगा इसको, एग्रीकल्चरल कंट्री है बाय एंड लार्ज। क्यों है? बिकॉज टाइम्स इमेमोरियल, हमें नहीं पता कब से कृषि कार्य हो रहे हैं। इमेमोरियल कहते हैं हमें याद नहीं, इमेमोरियल से समय नहीं पता, टाइम्स इमेमोरियल, IMMEMO सॉरी, समय नहीं मालूम हमको, पता नहीं कब से कृषि कार्य हमारे हो रहे हैं। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव हमने देखा है, पूंजी लगाई हुई है, पैसा लग रहा है, हार्वेस्टर, थ्रेशर, विनोवर, HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, कई फसलें हो रही हैं, मैनी प्रोडक्ट्स। अब हम क्या कहने लग गए, मैनी प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, बाजरा, ज्वार, बनाना, मैंगो। आपके यहाँ से कितना मैंगो बाहर जाता है इंडिया से, मैनी प्रोडक्ट्स। वेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मैंने गुड नहीं लिखा है, मैंने कहा ठीक है, हालांकि लिखना नहीं चाहिए वेल कनेक्टिविटी, गुड कर देते हैं, चलो गुड कनेक्टिविटी। अब तो क्या हो गया, एक डिजिटल मार्केट आ गया, आप अपना प्रोडक्ट वहां लिस्ट कर दीजिए, यू कैन सेल इट अवे एंड यू विल गेट द पेमेंट। डिजिटल मार्केट है। तो हमारे यहां से आप देखेंगे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, मैंगो, पोमीग्रेनेट यानी अनार, ऐसी कई चीजें अनगिनत डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बेची जा रही हैं। तो ये सारी हमारे को समझना है, हमने क्या क्या बात की है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कब से है, बहुत प्राचीन, अति प्राचीन। अब कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी लगी हुई है, व्यापार की तरह कई प्रोडक्ट हम उत्पादन कर रहे हैं कृषि कार्यों में। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसमें ये भी लिख देते हैं कि ट्रांसपोर्ट, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, TPT है ना, देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन लिखा है मैंने। और डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आ चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने शॉर्ट आपको कुछ बताया है। BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर की मैंने आपसे बात की है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, जिनको उस दिशा में जाना है ज़रूर देखिए, सर्च कीजिए, मुझसे बात कीजिए और इसको एक बार वापस देखिए, बुक के साथ पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। गुड लक एंड थैंक यू।